जी नमस्कार, स्वागत है पिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले मुगल वंश को पढ़ लिया था। मुगल वंश में हमने अभी प्रारंभिक चरण में बाबर को समझा, उसके बाद हुमायूं और अकबर, और आज का जो विशेष टॉपिक है वो जहांगीर से रिलेटेड है। तो उसे आज हम समझेंगे, जिससे हमारे प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। यह जहांगीर का शासन जो था सहिष्णु शासन के रूप में रहा, और इसने जहांगीर ने न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया। हालांकि जहांगीर शुरू से ही वो चाहता था कि मैं बहुत जल्द जो है शासक के रूप में बन जाऊं, परंतु अकबर जो है वो काफ़ी वृद्ध हो चुका था, और अकबर जब तक है तब तक तो वह शासन बन नहीं सकता था। इसलिए अंतिम क्षणों में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध युद्ध यानी विरुद्ध को जो विद्रोह छेड़ दिया, और उस विद्रोह के कारण जो है अकबर दुखी होने लगा, और दुखी होने की वजह से देखिएगा कि अंतिम क्षणों में वह शोक की वजह से उस मृत्यु को पा लेता है, और 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है, अक्टूबर 1605 में। जैसे ही 27 अक्टूबर और 1605 को अकबर की मृत्यु होती है, उसके बाद आप देखेंगे कि जहांगीर उसका उत्तराधिकारी के रूप में होता है, और जहांगीर जो है वही 3 नवंबर 1605 ईस्वी को यह अपना राज्याभिषेक कराता है। हालांकि जहांगीर की शुरुआती स्थितियों के रूप में बात करें तो वो प्रारंभिक चरणों में उन्हें सलीम के नाम से जाना जाता है, जबकि अकबर के द्वारा उसे शेखू बाबा भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं प्रश्न अगर आ जाए कि शेखू बाबा किसे कहा जाता था, तो शेखू बाबा जहांगीर को ही कहा जाता है। तो चलिए कुछ हम थ्योरिज्म को समझते हैं, और थ्योरिज्म के आधार पर एक एक टॉपिक को बिंदुवार क्रम करते हुए हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जहांगीर का जो शासनकाल रहा वह 1605 ईस्वी से लेकर और 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर अधिक मदिरा पान करता था, और इतना अधिक मदिरा पान करने की वजह से अंतिम क्षणों में वो बीमार पड़ जाता है, और बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ देखते हैं कि 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, और इसके प्रारंभिक जो परिचय है, जो बेसिक स्टेटस है, वो जानने का प्रयास करते हैं। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वह 30 अगस्त 1569 को हुआ था। यह ध्यान में रखना है, 1569 का इसका जन्म वर्ष है। जहांगीर का जन्म वर्ष जो है 30 अगस्त 1569 यानी 1569 को हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है सलीम कहा गया, और यह सलीम इसलिए नाम पड़ा चूंकि अकबर एक सूफी संप्रदाय सलीम चिश्ती के दरगाह पर जो है मन्नत मांगने की वजह से इसका जन्म हुआ था जहांगीर का, जिसके वजह से इन्हें सलीम कहा जाता था, यानी उनका बचपन का नाम सलीम ही था। एक ऐसा वक्त था जिस वक्त अकबर का जो कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उस क्रम में किसी ने कहा कि आप सूफी संत के दरगाह पर जाइए, सलीम चिश्ती के दरगाह पर, और वहाँ मन्नत मांगिए, जरूर मन्नत मुराद आपकी जो है पूरी होगी। तो वही मन्नत पूरी होती है सलीम का, जिसे सलीम चिश्ती के नाम पर इन्हें सलीम भी कहा जाता है। हालांकि अकबर के 2 और अन्य पुत्र भी थे, एक का नाम था मुराद थे, और एक का नाम जो है आप देखेंगे कि मुराद, और एक और जमीयत के नाम से आते थे। तो वो जो है इन दोनों का जो है मृत्यु बहुत पहले ही हो चुका था, जहांगीर के उत्तराधिकारी से पहले ही हो चुका था। इसलिए जहांगीर ही सिर्फ उत्तराधिकारी के रूप में बचते हैं, और यही जहांगीर जो है देखेंगे अंतिम क्षणों में अकबर के बाद उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं और शासन करते हैं। और यही अपना पूरा नाम, जब अपना राज्याभिषेक कराते हैं, सलीम राज्याभिषेक कराते हैं, तो अपना पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से उपाधि लेते हैं। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से उपाधि लेते हैं, और यही से इनका नाम जो है जहांगीर हो जाता है। इनके पिता का नाम अकबर आपको पता ही होगा, और इनकी माता का नाम हरकाबाई। हालांकि हरकाबाई देखिएगा कि जो है इन्हें इतिहास में मरियम उज जमानी के नाम से जाना गया। जब जहांगीर का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जहांगीर के माता का नाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मरियम उज जमानी के नाम से इन्हें जाना जाता है, और हालांकि हरकाबाई नहीं आता है, इसलिए इसका एकदम वास्तविक जो फैक्ट होगा वो होगा मरियम उज जमानी। इसे आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। इसने अपना राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में 3 नवंबर को कराया, और यही राज्याभिषेक के समय में ही इसने अपना उपाधि जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से उपाधि धारण किया। इसे अनारकली से प्रेम था शुरुआती क्षणों में। जब जहांगीर 12 वर्ष का था तो उस समय देखिएगा कि बचपन में एक नृत्यांगना अकबर के शासन के समय में रहती थी दरबार में, और वह नृत्यांगना से वो अति प्रभावित था,
और उसे प्रेम करने लगा। और आपने देखा भी होगा कि फिल्म आपने देखा होगा, फिल्म में आता है अनारकली से जो है दूर कर देता है अकबर। और वही उसी समय थोड़ी बहुत वहाँ पे फिल्मों से भी आपको जानकारी मिल जाती है कि अनारकली से इसका प्रेम 12 वर्ष के बचपन में ही होता है। तो ये जो है अनारकली को जो है अकबर सीधे अफगानिस्तान के क्षेत्र में भेज देता है। और अंतिम क्षणों में जब यह शासक बनता है, जब यह स्वयं शासक बनता है, तो शासक बनने के उपरांत जब अनारकली की मृत्यु हो जाती है तो इसने लाहौर में इसका जो है एक मकबरा का निर्माण करवाता है। और उसी मकबरा के नीचे लिखवाता है कि यदि अनारकली से हमें पुनः भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तब तक जब तक कि क़यामत में उसके लिए मैं क़यामत कि आखिरी रात तक जो है उसका इंतज़ार करूंगा। ये एक लाइन लिखा हुआ था। इससे ये पता चलता है कि वो काफ़ी प्रेम करता था अनारकली से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अनारकली से प्रेम था। इसका मकबरा जो है लाहौर में 1615 ईस्वी में इसने बनाया था। और उसी मकबरा के नीचे एक लाइन लिखवाया था कि अगर अनारकली से जो है पुनः हमें भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो मैं उसके लिए क़यामत की आखिरी रात तक जो है उसका इंतज़ार करूँगा। इसके बाद जो है जहांगीर की कई शादियां हुई थी और उसमें प्रथम पत्नी जो थी वह थी मानबाई थी। और यह वही मानबाई जो जोधाबाई की रिलेटिव थी, यानी उनके भाई की पत्नी थी। और यही मानबाई जो है आप देखेंगे कि भगवान दास की पुत्री थी। और भगवान दास की पुत्री इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम खुसरो होता है। इसी तरीके से जहांगीर की दूसरी पत्नी जो थी वह थी जगत गोसाई। और जगत गोसाई जो है राणा उदय सिंह की पत्नी, राणा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। उससे वैवाहिक जो है वैवाह संबंध स्थापित हुआ था। और इससे जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी वह खुर्रम हुआ था। और यही बाद में खुर्रम जो है शाहजहां बनता है और इसके बाद जहांगीर के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है। इसी तरीके से आप आगे देखते हैं कि तृतीय पत्नी के रूप में जो है यह रुखसाना बानो बेगम थी। और यही तृतीय पत्नी जो है, हालांकि इनसे वैवाहिक संबंध तो नहीं बना था, लेकिन एक पत्नी के रूप में जहांगीर अपने पास रखा करता था। और यही तृतीय पत्नी रुखसाना बानो है। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वह था शहरयार। और यह शहरयार से जो है विवाह होता है इनकी एक और नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम से। इसकी भी कहानी हम लोग आगे के क्रम में समझेंगे। इसके बाद इनकी चौथी पत्नी सलमा बानो, और यह इनसे पुत्र की प्राप्ति होती है परवेज। और वही पांचवी पत्नी जो है वह थी नूरजहां। और नूरजहां जो है जिसे हम देखेंगे कि मेहरुन्निसा इनका वास्तविक नाम था। इनकी भी स्टोरी हम लोग आगे के फैक्ट में जानेंगे। तो नूरजहां से विवाह होता है। और नूरजहां की हालांकि पहले से एक पुत्री थी लाडली बेगम, यह दूसरी बार की विवाह होती है। नूरजहां एक विधवा थी और उससे पुत्री थी जिसका नाम लाडली बेगम था, और उससे इसने विवाह किया था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जहांगीर जो है काफ़ी अय्याश किस्म का था और इसने समझिए कि कई वैवाहिक स्थितियां अपने साथ रखा। इसके अलावा जो है जो अय्याश होगा वो शराब वगैरह मदिरा पान अधिक करेगा और इसके कारण उसका बहुत कम शासनकाल भी रहता है। इसके बाद देखेंगे इसका प्रारंभिक शासन क्या था। तो सबसे शुरुआती क्षणों में जिस वक्त आप देखिएगा कि जहांगीर 1605 ईस्वी में उत्तराधिकारी शासक के रूप में बनता है, उस वक्त उसका पुत्र भी एक युवा अवस्था में हो जाता है और उसका पुत्र भी चाहता है कि मैं भी जो है एक शासक के रूप में बनूं। तो उसके लिए खुसरो का विद्रोह हो जाता है 1606 ईस्वी में। खुसरो ने जो है विद्रोह कर देता है अपने पिता जहांगीर के खिलाफ, और यही भैरावल के मैदान में इसका विद्रोह होता है। भैरावल के मैदान में इसने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में जहांगीर से संघर्ष हुआ, और जहांगीर से संघर्ष में जहांगीर ने उसको दबा दिया उस विद्रोह को, और खुसरो को गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया, और कैद करके उसे अंधा बना करके उसे जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। तो खुसरो को अंधा बनाकर जो है उसे कैद में डाल दिया गया। बाद में 1621 ईस्वी में ऐसा हुआ कि खुर्रम जब शासक का उत्तराधिकारी के रूप में बनने के लिए अपनी चेष्टा जाहिर करता है, तो उसे ऐसा फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खुसरो जो है कैद से आज़ाद होकर और मेरे लिए जो है कील बन जाए। तो उसने क्या कर दिया, उस 1621 ईस्वी में कुछ कैदियों के साथ मिलकर, खुर्रम के द्वारा कुछ कैदियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दिया 1621 में ही, जेल में ही। इसके बाद यह जो खुसरो
खुसरो जब विद्रोह कर रहा था, विशेष रूप से पंजाब और आप देखेंगे अफगानिस्तान काबुल के क्षेत्र में, उधर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की तरफ वह निकल रहा था, उसी निकलने के क्रम में उसे एक सिख गुरु से सहयोग मिला था। सिख गुरु 5वें सिख गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने इनका सहयोग किया था, जिसके वजह से जहांगीर को यह जब जानकारी होता है कि यह सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का सहयोग किया था, तो उस गुरु अर्जुन देव को भी जो है फांसी दे दी और उसे उसकी हत्या भी करवा देता है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि यह 5वें ऐसे सिख गुरु अर्जुन देव थे जिनकी हत्या जहांगीर के द्वारा करवाया गया। वहीं आगे जब आप पढ़िएगा तो 9वें सिख गुरु मिलेंगे गुरु तेग बहादुर, और उनकी हत्या का आरोप जो है औरंगजेब पर लगता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा कराया गया, तो जहांगीर के द्वारा करवाया गया। इसके बाद इसने प्रारंभिक शासन के दौर में दक्षिण विजय पर जो है दक्षिण विजय की तरफ निकलता है। उधर हम देखेंगे कि दक्षिण विजय में अकबर के समय में दक्षिण भारत पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। वहाँ पर विशेष मंत्री के रूप में जो है मलिक अंबर था, यानी दक्षिण के क्षेत्रों में अहमदनगर का जो मंत्री था, बड़े मंत्री के रूप में वजीर जो था वह था मलिक अंबर। और मलिक अंबर जो है अब वहाँ कह रहा है कि अब मैं यहाँ का मुगल का वजीर नहीं बनूंगा, और वह स्वयं का शासक यानी स्वयं को स्वतंत्र करने की घोषणा कर चुका था। इसके एवज में जो है जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को वहां पर भेजता है मलिक अंबर से युद्ध करने के लिए। और वहां पर जब अहमदनगर में खुर्रम जाता है तो काफ़ी कत्लेआम मचाता है, और कत्लेआम मचाते हुए मलिक अंबर को पराजित कर देता है। और उसके बाद वहां पर अहमदनगर पर फिर से मुगलों की सत्ता को कायम कर देता है, और यही जहांगीर इससे खुश होकर इसे शाहजहां की उपाधि देता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शाहजहां की उपाधि खुर्रम को किस विजय के उपलक्ष्य में दिया जाता है, तो दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में दिया जाता है, जो कि अहमदनगर का विजय था। और अहमदनगर का जो मंत्री था वह था मलिक अंबर। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखेंगे जहांगीर का एक मेवाड़ विजय। तो हालांकि अकबर के समय में मेवाड़ में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप के साथ, तो वहाँ पर मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीता नहीं गया। मेवाड़ पर आप देखेंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों पर जीत तो हासिल हो गई थी, लेकिन फिर वहाँ से राणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में छिप जाते हैं और वह पराजित नहीं हो पाते, और फिर अपना इधर आकर और फिर मेवाड़ को साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। शुरुआती क्षणों में महाराणा प्रताप के बाद जो है, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 ईस्वी में, तो उसके बाद उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का शासक बन जाते हैं। और इसके बाद जिस वक्त जहांगीर जब उत्तराधिकारी बनता है मुगल वंश का, इसने शासक बनते ही जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध जो है अभियान चलाया, और अमर सिंह के साथ जो है अमर सिंह ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। वहाँ पर एक पत्र भेजा गया कि अमर सिंह, या तो आप अधीनता मेरी स्वीकार कर लो, अन्यथा हमसे संघर्ष करो। तो अमर सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और संघर्ष करना उचित समझा, और अमर सिंह ने जहांगीर के साथ संघर्ष किया, और संघर्ष जरा सा लंबा चला। और उस संघर्ष में देखिएगा कि 1613 ईस्वी में वही जहांगीर ने खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजता है। उस संघर्ष में हुआ क्या कि मेवाड़ और मुगल की संधि से उस संघर्ष को रोका गया, यानी वह संघर्ष में किसी की जो है ये देखा गया कि ना तो पराजित हुई ना तो कोई जीता। यहाँ पर मेवाड़ और मुगलों के बीच एक संधि हो गई 1615 ईस्वी में, और इस संधि में अमर सिंह के द्वारा एक फरमान दिया गया कि हम किन किन चीज़ों को मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि नंबर 1, राणा ने मुगलों की अधीनता मानी। हम आपकी यानी कि जो मेवाड़ की जो शासक राणा प्रताप के वंशज जो है, हम मुगल की अधीनता मानते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ शर्तें हैं। हम आप मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं मनाएंगे, यानी यह वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार कर दिए। जबकि इससे पहले जो कछवाहा राजपूत
राजपूत थे, जिसमें विशेष रूप में हमने समझा था कि विशेष रूप से अभिमान बाई का नाम लिए, जो कि मान बाई जो है विशेष रूप से भगवान दास और उधर उदय सिंह जो कछवाहा राजपूत थे, वो सभी लोगों ने जो है विशेष रूप से वैवाहिक संबंध रखा था। लेकिन यही मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह, इनके द्वारा जो है वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया गया। इसी तरीके से तीसरा जो है पुत्र करण सिंह को मुगल के दरबार में भेजते हैं। चौथा इनके साथ था कि चित्तौड़ का किला हमें दे दिया जाए, लेकिन यह चित्तौड़ का किला मुगलों के द्वारा दे दिया गया राजा को पुनः, लेकिन एक शर्त रखा गया कि इस किले का सुदृढ़ीकरण नहीं कराया जाए, यानी किले की कोई मरम्मती का कार्य जो है बिना मुगलों से पूछे हुए नहीं कराना है। तो इस एवज में इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ और फिर यहाँ मेवाड़ जो है मुगल के साथ विलय हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि एक टर्निंग पॉइंट यहाँ से आता है। यहाँ जहांगीर का जो है दो प्रकार का शासन चलता है। एक तो 1605 से लेकर 1611 तक का, जो स्वयं शासक के रूप में रहता है, लेकिन जब नूरजहां के साथ इसका विवाह होता है तो इस शासक पर जो है आधिपत्य नूरजहां का होता है और नूरजहां के टर्निंग पॉइंट हो जाता है। यहाँ से 1611 के बाद जो है यहाँ नूरजहां का शासन शुरू हो जाता है इनडायरेक्टली। वही 1611 से 11 में नूरजहां से विवाह होता है। यही नूरजहां का वास्तविक नाम जो है मेहरुनिसा था और यह उसका विवाह जो है 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से हुआ था। यहाँ पर नूरजहां की का जो जन्म हुआ था, तेहरान के एक व्यक्ति हैं, नाम है तेहरान के व्यक्ति हैं मिर्जा गियास बेग, और यही तेहरान के आप सेना के रूप में समझ सकते हैं कि एक सेना थे और उनकी पुत्री थी नूरजहां, और नूरजहां का विवाह जो है अली कुली बेग से हुआ था। इसके बाद यही अली कुली बेग से विवाह होने के बाद जो है इनके साथ एक पुत्री हुई यानी लाडली, और इसके बाद लाडली बेगम, और इसी को जो है एक युद्ध हुआ था मेवाड़ का युद्ध। जहांगीर ने मेवाड़ के युद्ध में वहाँ पर एक नौरोज़ का त्यौहार मनाया जा रहा था। उस नौरोज़ के त्यौहार में नूरजहां को पहली बार देखा और इसके बाद जो है इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया नूरजहां को। इसके वजह से इसने विवाह की नीति अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर अली कुली बेग से संबंधित इसकी हत्या या मृत्यु से संबंधित किसी प्रकार का ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, इतिहास से संबंधित। इसके बाद यहाँ पर अली कुली बेग से एक टॉपिक आता है कि जिस वक्त आप देखिएगा कि अली कुली बेग जब मेवाड़ का युद्ध कर रहे थे तो उस समय मेवाड़ युद्ध अभियान में एक शेर को इन्होंने मारा था, जिसके वजह से जहांगीर ने अली कुली बेग को शेरे अफगान का जो है उपाधि दिया था। इसके बाद ये अली कुली बेग की हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फिर विधवा नूरजहां से जहांगीर विवाह कर लेता है और उसके बाद जो है उसे पहले नूर महल की उपाधि देता है और उसके बाद में नूरजहां की उपाधि देता है। यानी नूर महल का मतलब होता है कि महल की रोशनी, यानी मेहरुनिसा को एक उपाधि देता है महल की रोशनी अर्थात नूर महल, और फिर बाद में उसे दूसरा उपाधि देता है नूरजहां यानी कि जहां की रोशनी। तो नूरजहां की उपाधि देता है। यही नूरजहां अपना एक गुट बनाती है उस दरबार में, और इसने क्या करती है कि अपने जितने सगे संबंधी थे उन सभी सगे संबंधियों को बड़े बड़े पद दिलाना शुरू कर दिया। जैसे कि मिर्जा गियास बेग उनके पिता थे और इनके पिता को यानी एक प्रांतपति बना दिया गया, और उसी तरीके से अपने अस्मत बेगम माता और आसफ खां जो थे इनके भाई, इन्हें भी कई सूबेदारों का जो है कई मनसबों का जो है मनसबदार बना दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर उसमें खुर्रम जो था यानी शाहजहां, यह भी नूरजहां गुट का एक सदस्य भी था। इसके वजह से आप देखिएगा कि बाद में शाहजहां ही जहांगीर का उत्तराधिकारी के रूप में आता है। तो ये एक नूरजहां गुट से संबंधित प्रश्न आता है कि कौन नूरजहां गुट से संबंधित नहीं है। तो नूरजहां गुट से संबंधित में खुर्रम भी आ जाएंगे। इधर आप देखेंगे अस्मत बेगम उनकी माता का भी इनका वर्चस्व था, आसफ खां यानी इनके भाई का भी वर्चस्व था। फिर इसके बाद मिर्जा गियास बेग जो इनके पिता थे इनका भी वर्चस्व था। तो ये नूरजहां गुट से संबंधित थे। इसी तरीके से शाहजहां का विद्रोह होता है, यानी खुर्रम का विद्रोह 1623 ईस्वी में होता है, जो कि जहांगीर के विरोध में होता है।
है और इसके बाद इसे महावत खां के द्वारा दबा दिया जाता है और फिर स्वयं महावत खां जो है फिर विद्रोह कर देता है जहांगीर के खिलाफ 1626 ईस्वी में। इसके बाद जहांगीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आता है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहले जनता के न्याय दिलाने हेतु जहांगीर ने सोने की जंजीर आगरा किले में लगवाया और वह सोने की जंजीर एक जो उसमें घंटी लगी हुई थी और जब भी कोई फरियादी आए और वह घंटा बजाता था तो सीधे जो है जहांगीर यानी बादशाह को सुनाई देता था और उसके बाद उसे न्याय देने का कार्य भी किया जाता था और काफ़ी यह न्यायप्रिय शासक भी रहा। इसके बाद जहांगीर के दरबार में सबसे पहला जो अंग्रेज आए थे वह था कैप्टन हॉकिंस। ये कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में आया और 16 से 11 ईस्वी तक रहा। यह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। उस वक्त इंग्लैंड का जो शासक था वह जेम्स प्रथम था और उसका जो राजदूत के रूप में बनकर आया था कैप्टन हॉकिंस। हालांकि यह कैप्टन हॉकिंस जिस उद्देश्य से जहांगीर से मिला था वह उद्देश्य में वह विफल रहा। यह उद्देश्य लेकर चला था कि भारत में व्यापारिक जो है सहयोग मिल सके जहांगीर से। तो जो वह पत्र लेकर आया था वह अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था, क्योंकि उसे यह पता था कि भारत में अकबर का शासन चल रहा है। और जैसे ही 1608 चूँकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1608 में जैसे यहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर जहांगीर का शासन चलता है। इसके बाद जहांगीर ने उससे प्रसन्न होकर 400 का मनसब देता है और उसे इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया जाता है, तो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया जाता है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। और यह भी प्रश्न आता है कि सबसे पहले अंग्रेज भारत में कब आए थे, यानी राजदूत के रूप में, तो 1608 ईस्वी में आए थे। सबसे पहला अंग्रेज जो है कैप्टन हॉकिंस आया था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। इसी तरीके से इसके बाद जो है सर टॉमस रो आते हैं, जिसके बाद दूसरा अंग्रेज वापस आते हैं कि वही व्यापारिक संधि हो, व्यापार में हमें सहयोग मिल सके भारत में। तो उसके उद्देश्य से सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं और 1619 ईस्वी तक रहते हैं। ये अपने साथ एक पादरी एडवर्ड टेरी को लेकर आते हैं। देखिए यहाँ सर टॉमस रो के साथ एक पादरी एडवर्ड टेरी आते हैं और उनके साथ जहांगीर के दरबार में आते हैं और यही जहांगीर के दरबार अजमेर में इनसे सबसे पहली बार मुलाकात होती है। और यही टॉमस रो जो है यहाँ पर व्यापारिक संबंध बनाने में सफल हो जाता है और इसे व्यापारिक छूट यहाँ पर भारत में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि जहांगीर की कुछ कला और चित्रकला, स्थापत्य, साहित्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं। यानी जहांगीर का जो काल था वह चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर चित्रकारी के लिए समझिए कि काफ़ी जो है सहयोग मिला और यह स्वयं एक चित्रकार के रूप में था जहांगीर। इसके वजह से इसे जो है इसका स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काल में, जहांगीर के काल में कुछ ऐसे कलाकार थे, चित्रकार थे, जिसमें मंसूर का नाम आता है। मंसूर को इसने उपाधि दिया था नादिर उल अस्र की। यहाँ पर भी प्रश्न आता है कि नादिर उल अस्र की उपाधि किसे दिया गया, तो मंसूर को दिया गया। यह जो है विशेषज्ञ थे, पक्षी विशेषज्ञ। यह विशेष रूप से पक्षियों का जो है चित्रकारी बनाते थे और पक्षियों के चित्रकारी बनाते थे मंसूर। जहांगीर कला में इतना जो पारंगत था कि इसको ऐसा अनुभव था कि अगर 5 कोई कलाकार, कोई चित्रकार किसी एक तस्वीर को बनाए तो मैं बता सकता हूँ कि नाक किसके द्वारा बनाया गया, आँख किसके द्वारा बनाया गया, कान किसके द्वारा बनाया गया, मैं उन व्यक्तियों का नाम बता सकता हूँ। यानी इसमें चित्रकारी में इसकी भी परख अच्छी थी। तो इसलिए चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अबुल हसन।
को जो है नादिर उद जामा का जो है उपाधि दिया गया। यह व्यक्ति विशेषज्ञ थे, यानी व्यक्तियों की तस्वीर बनाने वाले थे, यह अब्दुल हसन। इसके बाद देखेंगे कि नूरजहां ने इत्माद उद दौला का मकबरा बनाया, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और इत्माद उद दौला में यह देखिएगा, यह पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है यह मकबरा, और यही इसमें पितरा दूरा का काम किया गया है। यही बीपीएससी 67वीं में एक प्रश्न आया था कि पच्चीकारी क्या है, तो पच्चीकारी का ही नाम जो है यहाँ पर पितृदूरा कहा गया। पच्चीकारी जिसको हम लोग विशेष रूप से साधारण भाषा में भोजपुरी में कहते हैं लोग चिप्पीकारी, यानी जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं कुछ फूट जाता है तो उसमें हम लोग चिप्पी लगा देते हैं ना, तो वही बात कि पत्थरों के अंदर जरी लगाना, पत्थर है, पत्थर के अंदर जरी लगाकर चिप्पी दे देना, वही चिप्पीकारी है। यानी पत्थरों को सजाने की जो गतिविधि जो है जरी लगाकर सजाना, यही पितरादूरा कहा गया अरबी भाषा में। और वही हम लोग भारत की भाषा में उसको क्या कहते हैं, चिप्पीकारी कहते हैं। वही पितरादूरा का काम जो है इस इमारत में किया गया। इसका नाम है इत्माद उद दौला का इमारत, जो अपने पिता के नाम पर यह मकबरा स्थापित किया। पिता कौन थे, तो आप देखेंगे कि पिता का नाम जो है मिर्ज़ा गियास बेग, और गियास बेग के नाम पर जो है इन्होंने अपने पिता के नाम पर एक मकबरा स्थापित किया था। ठीक है, इस तरीके से पितरादूरा का काम भी यहाँ पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से जहांगीर का मकबरा जो है शहादरा यानी लाहौर में स्थित है। और यही चीज़ आपसे यहाँ पे भी पूछा जाता है कि मुगल वंश के कौन से ऐसे शासक थे जिनका मकबरा भारत से बाहर है। तो भारत से बाहर में सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ा था, जिसका मकबरा जो है बाद में काबुल में लेके जाया गया। इसी तरीके से इसके बाद जहांगीर आता है, जिसका मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है, लाहौर के शाहदरा में स्थित है। इस तरीके से जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था, यह स्वयं एक लेखक था और यह अपनी आत्मकथा कथा खुद लिखा है। जैसे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था बाबरनामा, उसी तरीके से जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर स्वयं लिखा हुआ। इसी तरीके से इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी में लिखी हुई है, जबकि बाबर के द्वारा जो बाबरनामा लिखा गया था वह तुर्की भाषा में लिखा गया था। उस तरीके से यहाँ तुजुक ए जहांगीरी जो है फारसी में लिखी। बाद में इसको पूरा करने का काम जो है मोहम्मद हादी ने किया। हालांकि जो इसके 3 चैप्टर है, 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखिएगा कि जहांगीर जो है स्वयं अपने बारे में विशेष आत्मकथाएं लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट था, जो अंतिम हिस्सा था, जो उसकी मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हैं, वह मोहम्मद हादी के द्वारा जो है इसे पूरा करवाया गया। इसी ने जहांगीर ने सैन्य सुधार में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया। यह 2 अस्पा और सिंह अस्पा क्या है? 2 अस्पा मतलब जितने सवार पद है उनके 2 गुने घोड़े रखने की प्रथा को 2 अस्पा कहा गया। इसी तरीके से सिंह अस्पा सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने की प्रथा को जो है सिंह अस्पा कहा गया। अर्थात 2 प्रकार की सेनाएं रखी गई। अगर एक सवार पद की मान लो कि 500 की सेनाओं की टुकड़ी है, तो 500 की सेना जो है 2-2 घोड़े रख सकते हैं, यह 2 अस्पा हुआ। अगर वही चीज़ जो मजबूत एक सेना जिसमें 100 सेना है और वह 100 सेना काफ़ी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उसे क्या कहा गया कि वह 3 गुने घोड़े रख सकते हैं। तो इस प्रकार के सिंह अस्पा संबंधित जो है यह प्रथा इसी ने जहांगीर के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। विशेष रूप से आज हमने जहांगीर से संबंधित उसके प्रारंभिक परिचय को समझा। उसके बाद उसके प्रारंभिक शासन, जो शासन 2 भागों में विभक्त है, एक नूरजहां से संबंधित का शासन है और एक तरफ जो है उसका स्वयं का शासन है। तो प्रारंभिक शासन जो है 1605 से लेकर 1611 तक रहता है और इसके बाद नूरजहां का जब उस पर शासन आ जाता है तो 1611 से लेकर 1627 तक इसी का शासन रहता है। यहाँ पर एक और विद्रोह होता है कि नूरजहां चाहती थी कि इन उत्तराधिकारी, जहांगीर का उत्तराधिकारी जो है शहरयार को बनाया जाए। कारण यह था कि यह अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जो है शहरयार से की थी
और यह हमेशा चाहती थी कि हमारा उत्तराधिकारी कौन हो, तो शहरयार हो। जबकि यही आसफ खां जो थे, यह आसफ खां जो है अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम से किया था। आसम खां की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? खुर्रम से। तो आसफ खां चाहते थे कि जहांगीर का उत्तराधिकारी जो है खुर्रम बने। तो यहाँ पर नूरजहां के गुटों में भी विरोध हो गया और उसके बाद देखिएगा कि खुर्रम ही उत्तराधिकारी बनता है। अपने सभी उत्तराधिकारी के जो भी इसको ऐसा लगता था कि यह उत्तराधिकारी बन सकते थे, उनकी हत्या करके, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसने अपने एक भाई जिसका नाम जो है खुसरो की हत्या जेल में ही कर दिया और इसके बाद देखिएगा कि यह उसका उत्तराधिकारी बन जाता है और शाहजहां के नाम से प्रचलित हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप के साथ शाहजहां को समझने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।